पिछली वीडियो में हमने इंडिया के इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को समझा था। हमने एक चीज देखी थी कि ओल्ड टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर में, जब आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर से टैक्स पे करते हैं तो आपको कुछ रिबेट्स और कंसेशंस मिलते हैं। अब इस रिबेट्स और कंसेशन से दोनों इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स दोनों में, इस रिबेट और कंसेशन की वजह से आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो नीचे आ जाती है। आपकी नेट टैक्सेबल इनकम वो नीचे आ जाती है। तो क्या आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू की लॉस हो रही होगी? इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू की लॉस हो रही होगी, निश्चित हो रही होगी। तो ये जो रेवेन्यू लॉस होती है इसको कहते हैं रेवेन्यू फोरगॉन। 2018 या 2019 की मेंस पेपर में जीएस 3 में ये कॉन्सेप्ट पूछी गई थी। 2018 या 2019, एक बार आप वेरीफाई कर लेना इस चीज को कि ये क्वेश्चन पूछी गई थी, व्हाट इज रेवेन्यू फॉरगॉन। तो बेसिकली रेवेन्यू फॉरगॉन क्या है कि एक है, जैसे मान लो आपकी 80 लाख इनकम है। आपकी 80 लाख इनकम है, एनुअल इनकम। तो स्टेट्यूटरी टैक्स रेट एक होती है जो कि आपको पता है कि वो 30% है। स्टेट्यूटरी टैक्स रेट जो कि 80 लाख इनकम है तो आप 30% की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। रिबेट्स और कंसेशंस, आफ्टर रिबेट्स एंड कंसेशंस, जो इफेक्टिव टैक्स रेट है, और ये इफेक्टिव टैक्स रेट गवर्नमेंट कैलकुलेट करके देती है, तो ये अप्रोक्स आ जाती है 23% पे। 23% पे ये इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 7% की रिवेन्यू गवर्नमेंट छोड़ रही है, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। 7% की रेवेन्यू लॉस हो रही है। 7% किस चीज पे? 7% ऑफ 80 लाख, यानी कि ये लगभग 5.6 लाख रुपीज, 5.6 लाख रुपीज रेवेन्यू फोरगोन है एनुअली। मतलब 2025-26 में, 2025-26 में गवर्नमेंट की एस्टिमेशन के मुताबिक 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स पे और 2600 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स पर गवर्नमेंट की रेवेन्यू लॉस हो रही है बिकॉज ऑफ रिबेट्स एंड कंसेशंस। दिस इज द रेवेन्यू फॉरगोन फॉर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। So the question is, why government allows this? And it is not wrong. I must tell you this before you make any judgment. This is not wrong. Every country gives this revenue, these rebates and concessions. जिसकी वजह से लगभग हर एक कंट्री को रेवेन्यू की नुकसान होती है। फिर भी कंट्रीज रिबेट्स कंसेशंस दे रही है। तो ऐसा क्यों करती है? सिंपली इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसका सीधा आंसर है, ये जो रेवेन्यू फॉरगॉन है ये शॉर्ट टर्म लॉस है, लेकिन गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है, गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म गोल है इस। तो इससे क्या होगा कि एक तो टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, और इससे आगे चल करके इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी में फायदा होता है। इसलिए इट इज नॉट रॉन्ग दैट गवर्नमेंट गिव्स रिबेट्स एंड कंसेशन। हाउएवर, there are issues of misuse and inflated revenue. So वहां पर काम करना,
गवर्नमेंट के लिए इम्प्लिसिट है. सो दिस रिबेट एंड कंसेशन इज नॉट रॉन्ग, दिस रेवेन्यू foregone is not wrong, and this is done. Government bears this short term loss to achieve long term economic objective. So this was revenue foregone. अब मैंने आपको बताया था कि एक कॉर्पोरेट टैक्स में ही एक टर्म है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट कहते हैं इसको. तो ये क्या है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स या मैट, ये है क्या? तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स is a form of corporate tax, is a form of corporate tax, and this corporate tax, this MAT is 15%. ये 15% ही टैक्स होती है. अब यहाँ पे ध्यान से देना, ये कहाँ पे लागू होती है, किस कंपनीज पे लागू होती है? ये उन कंपनीज पे लागू होती है जो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर से अपनी टैक्स पे करते हैं. कंपनीज विच पे टैक्सेस अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्ट्रक्चर. पुराने टैक्स स्ट्रक्चर से जो कंपनीज रेवेन्यू पे करती है उनके ऊपर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगती है. तो क्या सभी कंपनीज के ऊपर मैट लगती है? तो नहीं, सभी कंपनीज के ऊपर मैट नहीं लगती है. एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक टर्म समझना है. किसी भी कंपनी को दो तरह के अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है. एक अकाउंट कहलाती है बुक्स अकाउंट, बुक्स अकाउंट, और बुक्स अकाउंट को ही कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और दूसरी अकाउंट है टैक्स अकाउंट. तो सिंपली आप इसको समझ सकते हैं कि टैक्स अकाउंट में किसी कंपनी की टैक्स का लेखा जोखा होगा, और बुक्स अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस का लेखा जोखा होता है. एवरी कंपनी मेंटेन्स दीज टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. क्योंकि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एक तरह की कॉरपोरेट टैक्स है, और कॉरपोरेट टैक्स किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी कंपनी के इनकम पर लगती है. एंड इनकम मीन्स कंपनी के लिए वो प्रॉफिट. सो लेट से ओके, लेट से इस कंपनी की प्रॉफिट हो रही है 120 करोड़, 120 करोड़ रुपए इस कंपनी की प्रॉफिट है. प्रॉफिट. अगर लॉस है तो लॉस तो इनकम हुई नहीं, लॉस इनकम नहीं हुई तो उस पर टैक्स नहीं लग सकती. तो ये कंपनी की प्रॉफिट है 120 करोड़. इस कंपनी ने आफ्टर रिबेट्स एंड कंसेशंस, रिबेट्स और कंसेशंस दिखा करके इस कंपनी की जो टैक्सेबल इनकम है वो आ गई लेट से 60 करोड़ पे. 60 करोड़ पे इस कंपनी की आ गई है टैक्सेबल इनकम. अब 60 करोड़ टैक्सेबल इनकम है, तो 60 करोड़ पे जो इस कंपनी को टैक्स देना है वो 60 करोड़ के बेसिस पे देना है. और 60 करोड़ के बेसिस पे इसको किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा? 30% स्टेट्यूटरी टैक्स है. आपको याद है, क्योंकि ये कंपनी तो पुराने वाले ओल्ड ओल्ड स्ट्रक्चर से चल रही है, तभी इसको रिबेट्स और कंसेशंस मिल रहे हैं. तभी इस कंपनी को रिबेट्स और कंसेशंस मिल रहे हैं. तो 60 करोड़ इसकी मुनाफा दिखा रही है, प्रॉफिट दिखा रही है, इनकी इसकी इनकम दिखा रही है.
और ये 30% के रेट से इस पे टैक्स लगेगी, यानी कि इसको 18 करोड़ रुपए इस कंपनी को टैक्स देनी है। अच्छा, इसको थोड़ा 50 करोड़ कर लेते हैं। 50 करोड़ कर लेते हैं। क्यों करते हैं हम बताते हैं अभी आगे। 50 करोड़ अगर इसको करते हैं तो ये जो टैक्स आ जाएगी, ये 15 करोड़ इसकी टैक्स आ गई। अब यहाँ पे देखो, बुक्स अकाउंट जो है, अब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है, ये बुक अकाउंट पे लगती है, यानी कि इट इज अप्लाइड ऑन और इम्पोज्ड ऑन बुक्स अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो बुक्स अकाउंट पे अगर 15% एमएटी लगती है, मैट लगती है, तो ये हो गई 18 करोड़ रुपए। तो अगर किसी कंपनी की टैक्स टैक्सेबल अकाउंट पे जो स्टेट्यूटरी टैक्स है, वो बुक अकाउंट पे मैट लगाने के बाद जो टैक्स आ रही है, यानी कि ये जो 18 करोड़ है, तो 18 करोड़ इज ग्रेटर देन 15 करोड़। तो ये जो इसको स्टेट्यूटरी टैक्स लगाने के बाद आफ्टर रिसीविंग रिबेट्स एंड कंसेशंस, बुक अकाउंट पे टैक्स, प्रॉफिट अकाउंट पे टैक्स पे, यानी कि टैक्सेबल अकाउंट पे टैक्स के से ज्यादा हो रही है, यानी कि जो टैक्सेबल इसको टैक्स देना था वो 15 करोड़ है, जो कि 18 करोड़ से कम है। तो अब इस कंपनी को 18 करोड़ रुपए देना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि ये है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये मिनिमम टैक्स है जो 18 करोड़ इसको देना ही पड़ेगा। अगर टैक्स अकाउंट पे मान लो किसी तरीके से 20 करोड़ होती, और बुक्स अकाउंट पे टैक्स मैट लगा के 18 करोड़ होती, तो टैक्स इसको 20 करोड़ देना पड़ता, क्योंकि 18 करोड़ मिनिमम टैक्स है। एक्चुअली होता क्या था पहले, कि रिबेट्स और कंसेशंस को दिखा करके कंपनीज प्रॉफिट तो कमाती थी, अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देती थी, लेकिन टैक्स अकाउंट पे अपने प्रॉफिट को वो बहुत कम दिखाती थी, जिससे उस पर स्टेट्यूटरी टैक्स लगा करके जो प्रॉफिट है, जो टैक्सेबल इनकम है, यानी कि जो टैक्स लाइबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती थी। इसका फायदा कई कंपनीज ने उठाया, इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी इस चीज का फायदा उठाया, इसलिए सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाया था। तो पी चिदम्बरम ने इसको 1996 या 97 मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ला करके इस लूप होल को भरने की कोशिश की। अब यहाँ पे दो अकाउंट की बात हुई, बुक अकाउंट इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और दूसरी टैक्स अकाउंट है। तो टैक्स अकाउंट पे स्टेट्यूटरी रेट से टैक्स लगती है। तो अगर स्टेट्यूटरी रेट से टैक्स लगाने के बाद अगर किसी कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो कि बुक अकाउंट पर लगती है, उससे कम हो रही है, तो बुक अकाउंट पर मैट लगा करके जितनी टैक्स बन रही है, उतनी मिनिमम टैक्स किसी कंपनी को पे करना पड़ेगा। सो दिस इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एक तरह की कॉरपोरेट टैक्स है, और ये उन कंपनीज के लिए अप्लीकेबल है जो पुराने स्ट्रक्चर से टैक्स पे कर रही है और जो रिबेट और कंसेशन ले रही है। रिबेट और कंसेशन लेने के बाद अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी बुक अकाउंट पर 15%, जो कि मैट टैक्स है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 15%, बुक अकाउंट पर टैक्स लगाने के बाद जो टैक्स बन रही है, यानी कि इन दिस केस 18 करोड़, उससे अगर टैक्स अकाउंट पर स्टेट्यूटरी टैक्स लगाकर टैक्स लाइबिलिटी मैट से कम है, तो उसको कम से कम मैट वाली जो टैक्स है, यानी कि 18 करोड़ इस सिचुएशन में, उतनी उसको देनी पड़ेगी। So I hope you have understood this. So we will now move on to our third direct tax, which is which is capital gains tax. Capital gains
टैक्स। क्या होती है कैपिटल गेन टैक्स? तो उसके लिए हमें पहले कैपिटल गेन को समझना पड़ेगा। कैपिटल गेन क्या होती है? तो कैपिटल गेन एक्चुअली क्या है कि मान लो कि आपने कोई एसेट खरीदी, कोई भी, फिजिकल या फिर फाइनेंशियल, फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट, और इस एसेट में हो गई एप्रिसिएशन, यानी कि वैल्यू इस एसेट की बढ़ गई। वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। वैल्यू घटती है तो उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो इस एसेट में, चाहे वो फिजिकल हो या फाइनेंशियल एसेट हो, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब वैल्यू बढ़ गई तो बढ़े हुए वैल्यू से आपने इसको सेल कर दिया, बेच दिया। तो बेचने के बाद जब वैल्यू बढ़ी है और बेचने के बाद आपको कुछ प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट है इसी को कहते हैं कैपिटल गेन। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपने 5 लाख में कोई स्टॉक खरीदा, और कुछ समय के बाद, लेट से 1 साल के बाद, इसकी स्टॉक की वैल्यू हो गई है 8 लाख। यानी कि आपको 1 साल के बाद जब आप इस स्टॉक को बेचेंगे तो आपको 3 लाख का फायदा होगा। तो ये जो 3 लाख का फायदा है, ये किस वजह से हो रहा है? आपकी एसेट, जो इस केस में आपने स्टॉक खरीदा है, तो स्टॉक आपकी होगी फाइनेंशियल एसेट। तो स्टॉक के वैल्यू में एप्रिसिएशन की वजह से आपको 3 लाख का फायदा हो रहा है। तो ये जो 3 लाख है, ये हो गई आपकी कैपिटल गेन। इसी तरह से आप कोई फिजिकल एसेट खरीद सकते हैं, आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, आप कोई घर खरीद सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं। तो उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है और उस बढ़ी हुई वैल्यू पे आपने एसेट को बेच दिया, तो जो प्रॉफिट हुई आपकी, वो प्रॉफिट आपकी कहलाएगी कैपिटल गेन। ये जो कैपिटल गेन है, इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये दो तरह की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों अलग अलग होती है, एक नहीं होती है। इसलिए हम पहले फाइनेंशियल एसेट को पहले पढ़ेंगे, फिर फिजिकल एसेट के ऊपर बात करेंगे। चीजें सिंपल है, इसको सिंपल ही हम लोग रखेंगे और इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल एसेट की। तो फिजिकल एसेट में, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी स्टॉक्स की, फाइनेंशियल एसेट में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने 5 लाख की एसेट खरीदी और इस एसेट को 8 लाख में बेच दिया। अगर ये जो आपने एसेट बेचा, ये आपने अगर विद इन 1 ईयर बेच दिया, तो ये कहलाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पे जो टैक्स लगेगी वो कहलाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होती है, ये होती है 15%। ये होती है 15% इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट। वहीं अगर आपने इस चीज को, इस एसेट को 1 साल बाद बेचा, अगर आपने इस एसेट को 1 साल बाद बेचा, तो ये कहलाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और इस पर जो टैक्स लगेगी वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स।
और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होती है ये होती है 10%। कोई भी कंपनी चाहती है कि उसकी स्टॉक जल्दी जल्दी ना बिके, शॉर्ट टर्म में ना बिके, इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए कम, उस पे गवर्नमेंट भी उस पे कम टैक्स लगाती है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि फिर कंपनी की या इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक क्रेडिबिलिटी की बात होती है, कंपनी के इमेज की भी बात होती है। इसलिए कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसकी स्टॉक जल्दी जल्दी बिके। हर एक कंपनी चाहती है कि उसकी स्टॉक लंबे समय तक होल्ड रखे, उसको कोई भी इन्वेस्टर उसके स्टॉक को होल्ड करके रखे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले नहीं होती थी, 2017 में इसको अरुण जेटली थे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये तो फाइनेंशियल एसेट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फिजिकल एसेट की। फिजिकल एसेट की, तो लेट से आपने 1 करोड़ में कोई जमीन खरीदी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, एक घर खरीदा 1 करोड़ में, और इसको आपने बेच दिया 2 करोड़ में। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी और ये 2 करोड़ की हो गई, आपने 2 करोड़ में बेचा। अब जैसे फाइनेंशियल एसेट में 1 साल का समय होता है, तो यहाँ पे समय आती है 2 साल की। तो अगर विद इन 2 ईयर्स फंड आफ्टर 2 ईयर्स, ये विद इन 2 ईयर्स और आफ्टर 2 ईयर्स, तो जब अगर 2 साल के अंदर बेच रहे हैं तो ये कहलाएगी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पर जो टैक्स लगेगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर 2 साल के बाद बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के केस में, फिजिकल एसेट के केस में, जिस साल आपने ये प्रॉपर्टी बेचा, माना कि आपने 2025 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी और इसको 2027 में बेच रहे हैं, 2027 में बेच रहे हैं, तो 2027 में जो आपकी इनकम है, लेट से आपकी इनकम है पहले 50 लाख एनुअल इनकम, और इस प्रॉपर्टी पर जो कितनी प्रॉफिट हो रही है 1 करोड़ की। तो जिस साल आप बेच रहे हैं, 2027 में अगर बेच रहे हैं, तो 2027 के इनकम में 1 करोड़ ऐड हो जाएगी। अब आपकी जो इनकम उस साल की दिखेगी वो होगी 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स वाली जो मैकेनिज्म है, इस पे 30% तो पहले टैक्स ब्रैकेट वाली टैक्स लगेगी, प्लस इस पे क्योंकि ये आपकी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच आ रही है, तो इस पे आपकी 20% सरचार्ज भी लगेगी। तो इनकम टैक्स वाली जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन केस ऑफ फिजिकल एसेट एप्लीकेबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्लैट आपको 20%, फ्लैट 20% आपको एप्लीकेबल होगी प्रॉफिट पे। यही चीज गोल्ड और ज्वेलरी के लिए, गोल्ड एंड ज्वेलरी के लिए जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है 3 साल की। यानी कि 3 साल के अंदर आप बेच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आएगी, और 3 साल के बाद बेच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आएगी। तो ये है कैपिटल गेन्स टैक्स। अब एक और यहाँ पे चीज है जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सकती है, वो ये है कि अगर ये जो प्रोसीडिंग्स है, जैसे यहाँ पे आपने 1 करोड़ रुपए आपकी प्रॉफिट हुई, अगर इस 1 करोड़ से आपने कोई और फिजिकल एसेट खरीदी, कोई भी फिजिकल या कोई फाइनेंशियल एसेट, कोई भी एसेट खरीदी इस प्रोसीडिंग से, इस प्रोसीडिंग से आपने कोई एसेट खरीदी, तो आप पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगी, कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी? अगर आपने अपने सेल्स के, फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट के सेल्स से कोई दूसरी एसेट खरीद रहे हैं, तो उस केस में आप पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स
एप्लीकेबल नहीं होगी। उम्मीद है कि ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। चलो अब हम बात करते हैं चौथी डायरेक्ट टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये स्टॉक मार्केट के लिए एप्लीकेबल होती है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी आप शेयर खरीदते और बेचते हैं स्टॉक मार्केट में, जो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, इस पे दो पार्टी होती है। एक पार्टी परचेज करती है और दूसरी पार्टी सेल करती है। तो इन दोनों पार्टीज पे इक्वल रेट से एसटीटी लगती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल होती है, बहुत ही नॉमिनल, 0.14%। 0.14%। 0.14%, ये बहुत ही नॉमिनल है। जैसे कि मान लो आपने 1 लाख के, 1 लाख की आपने स्टॉक खरीदी और इसको बेची। ठीक है, 1 लाख की स्टॉक बेची। तो 1 लाख पे 0.1% कितनी हो गई? सी सेट लगाओ इस पे, 1 2 3 4, 2 3 4, तो कितनी हो गई? 140 रुपये हो गए। तो 1 लाख पे 140 रुपये। अब ये जो 140 रुपये है, तो इस 140 रुपये को इक्वली जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है दोनों पे लगेगा, यानी कि ये भी 70 रुपये इस पे पे करेगा, ये भी 70 रुपये इस पे करेगा। तो यही है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। सो इट इज वेरी नॉमिनल एंड इट इज अप्लीकेबल इक्वली बोथ टू परचेजर एंड सेलर। बायर और सेलर दोनों पे ये इक्वली इसकी बर्डन शेयर की जाती है। नेक्स्ट जो हम दो टैक्स की बात करेंगे, इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स। ये दोनों लगती है फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी पे फॉर टैक्सेस इम्पोज और फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज। फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी, फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज पर टैक्स लगाई जाती थी, जिसको अब कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। सो इस पे एक और चीज आप लिख लो, नाउ कंप्लीटली रिमूव्ड। तो दो टैक्स यहाँ पे हम बात करते हैं। एक थी हमारी इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी, और दूसरी थी हमारी डिजिटल टैक्स, डिजिटल टैक्स। इक्वलाइजेशन लेवी को 2025, अप्रैल 2025 से इसको रिमूव कर दिया गया और 2024 में डिजिटल टैक्स को हटा दिया गया था। ये दोनों टैक्स लगती थी फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज के। अब इक्वलाइजेशन लेवी 6% चार्ज की जाती थी। इक्वलाइजेशन लेवी 6% चार्ज की जाती थी। किसी भी फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी पे, लेट से हम बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक इज एन ई कॉमर्स कंपनी। फेसबुक हो, गूगल हो, है ना, या फिर एप्पल, अमेजन। तो इसको जो है लोग गाफा टैक्स भी कहते थे, या इसी को हम लोग गूगल टैक्स भी
कहते हैं। आपने गूगल टैक्स का नाम सुना होगा या गाफा टैक्स का नाम सुना होगा या इक्वलाइजेशन लेवी का ही नाम सुना होगा। तो इसी को हम इन तीन नाम से जानते थे। तो होता क्या था कि अगर मान लो कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट के लिए, अपनी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट इन ई कॉमर्स कंपनीज पे करती है। ये फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो ये जो ई कॉमर्स कंपनीज है जो मैंने ऊपर आपको नाम बताए हैं गाफा, तो इस पे एडवर्टीजमेंट के लिए लेट से 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की वो एडवर्टीजमेंट ये चार्ज कर रही है ई कॉमर्स कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट के लिए। तो 6% जो इक्विलाइजेशन लेवी देख रहे हैं आप, तो ये 6% फॉरेन कंपनी नहीं देती गवर्नमेंट को, इंडियन कंपनी को 5 लाख रुपए पे करने हैं अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ये जो 5 लाख की 6% माइनस करके जो कि हमारी 30,000 रुपीज है, तो ये 30,000 रुपीज माइनस करके 4,70,000 ई कॉमर्स कंपनी को देती है। और ये जो 30,000 है ये इंडियन कंपनी टैक्स अथॉरिटी को सबमिट करती है, टैक्स अथॉरिटी को इंडियन कंपनी सबमिट करती है। अब इस चीज को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है और अभी कोई भी इक्वलाइजेशन ये भी नहीं लगती है। वहीं दूसरी डिजिटल टैक्स थी। तो डिजिटल टैक्स, कोई भी फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी जब इंडिया में अपनी गुड्स और सर्विसेज को बेच रही है, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जब इंडियन मार्केट में अपनी गुड्स और सर्विसेज को बेचती है, तो उस पे 2% का डिजिटल टैक्स लगाया जाता था। अब इसको भी 2024 में डिजिटल टैक्स को भी हटा दिया गया। इट इज फॉर फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंडियन मार्केट। और ये कितनी थी? 2% थी। पर अब इसकी करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस, इट हैज बिन रिवोक्ड और रिपील्ड इन 2024, 2024 में इसको रिवोक कर दी गई। अभी किसी भी तरह की डिजिटल टैक्स नहीं लग रही। अभी पिछले कुछ सालों में आप एक एंजल टैक्स के बारे में भी सुनते होंगे। तो एंजल टैक्स क्या है? तो एंजल टैक्स, एंजल टैक्स थी, एक प्रोविजन थी, इसको भी हटा दिया गया है एक्चुअली। क्या होता था कि आप एंजल इन्वेस्टर्स का नाम सुनते होंगे अभी कुछ सालों में, एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये स्टार्टअप्स के लिए हैं, फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के लिए एंजल इन्वेस्टमेंट होती थी। अब मान लो कि आपने एक स्टार्टअप शुरू की, मैंने एक स्टार्टअप शुरू की, यूपीएससी क्रॉनिकल्स। अब मैं फंड इकट्ठा करने के लिए, फंड जुटाने के लिए अपने शेयर्स बेचूंगा। और ये जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है, एफ एम बी, फेयर मार्केट वैल्यू,
विच इज डिटरमाइंड बाय सेबी। ये है, मान के चलो ये इसने मेरे स्टॉक्स की प्राइस को रखा 100 रुपए। पर मैं क्या करूंगा, अपने शेयर को 10,000 रुपए की पर स्टॉक में 10,000 रुपए इसकी वैल्यूएशन करूंगा, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू है, सेबी डिटरमाइंड फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए। तो अब इन्वेस्टर्स अगर मेरे स्टॉक्स को खरीदेंगे तो वो 10,000 रुपए में खरीदेंगे, यानी कि हर स्टॉक पे मुझे 100 गुना का फायदा हो रहा है। 100 गुना का फायदा हो रहा है हर स्टॉक पे। हर स्टॉक पे मुझे 9,900 रुपए का फायदा हो रहा है हर स्टॉक पे। तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, किसी भी स्टार्टअप के लिए अच्छी बात है। पर एक्चुअली ये होता है कि इसका बहुत ही मिसयूज होता था। इसका मिसयूज होता था किस लिए? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई सारे सेल कंपनीज बना करके उसके शेयर्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके उसमें पैसे पार्क किए जाते थे। तो उसके लिए एंजल टैक्स लाई गई थी, पर इस एंजल टैक्स को भी अभी रिपील कर दी गई है। 2024 में ही इसको रिपील कर दी गई थी। तो ये हमारी इंडिया की डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर थी। अब हम आगे बात करेंगे इंडिया की इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। तो इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, अच्छा डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, ये तो हमने सेंटर की बात की है, सभी सेंटर इम्पोज करते थे। स्टेट्स इम्पोज करती है लैंड और प्रॉपर्टी टैक्स, वो स्टेट की डायरेक्ट टैक्स में आती है लैंड और प्रॉपर्टी। और वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से वेरी करती है। अब हम बात करेंगे इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर भी, जैसा मैंने आपको पिछले पहले की वीडियो में बताया था, कि सेंटर दो इंपॉर्टेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज करती है, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी। इसके अलावा सेंटर जीएसटी भी इंपोज करती है, पर जीएसटी स्टेट्स भी इंपोज करती है। वहीं स्टेट्स की जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें इंपॉर्टेंट है वैट, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली हम लोग चार इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात करेंगे: एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी और वैट।